हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कांति कुमार। आप सबको मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम आप सबको 9, 10, 11 और 12 का चैप्टर 1 पढ़ाने वाले हैं, हिंदी व्याकरण। ये 9, 10, 11, 12 सभी के लिए, इसलिए वीडियो मिस ना करें, पूरा देखें लास्ट तक। इस पहला चैप्टर मैंने पढ़ाने वाला हूँ हिंदी भाषा, स्वरूप, क्षेत्र एवं महत्वपूर्ण। इस चैप्टर में हम सबको हिंदी का स्वरूप पढ़ना है, जिसमें भाषा पढ़ेंगे। इसमें पढ़ेंगे कि मौखिक, लिखित और सांकेतिक भाषा किसे कहते हैं। और सेकेंड चैप्टर है मौखिक एवं लिखित भाषा, ठीक है ना। सेकेंड चैप्टर मौखिक एवं लिखित भाषा। इस चैप्टर में हम सबको पढ़ना है कि मौखिक किसे कहते हैं एंड लिखित किसे कहते हैं। मौखिक का क्या पढ़े लिखे लोग और अनपढ़ लोग दोनों कर सकते हैं, और लिखित का पढ़े लिखे और अनपढ़ लोग कर सकते हैं। थर्ड चैप्टर में भाषा का परिवार। थर्ड चैप्टर भाषा का परिवार। भाषा के परिवार में बनना है कि उत्तरी और दक्षिणी भाषा में कौन कौन सी भाषा बोली जाती है, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 4 हिंदी एवं अन्य आधुनिक भारतीय भाषाएं। इस चैप्टर में पढ़ना हिंदी एवं अन्य आधुनिक भारतीय में हम सबको पढ़ना है कि इस चैप्टर के मतलब कि भाषाएं कब हुए, आरंभ हुए। 500 से 1000 ईस्वी में हुए थे, ठीक है ना। इसलिए हिंदी भाषा में यही पढ़ना है। आंसर था हिंदी का आधुनिक रूप है क्या, इसमें ये पढ़ना है, ठीक है ना। जैसे कि 10वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी, 14वीं शताब्दी, ये सब के बारे में पढ़ना है, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 6 हिंदी का आधुनिक रूप, हिंदी क्षेत्र एवं बोलियां। इसमें कौन कौन से बोली जाती है, जैसे बिहार, बांग्लादेश, राजस्थान, जयपुर, गुजरात, आंध्र प्रदेश। भारत में कौन कौन भाषा बोली जाती है और विदेश में भी। और इसमें यह भी पढ़ना है कि इसमें 5 भागों में बांटा गया है, पढ़ना है। जैसे कि पूर्वी भारत, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी एंड बिहारी, राजस्थानी और एक पहाड़ी हिंदी। ये 5 हिंदी बारे में पढ़ना है। लास्ट चैप्टर भाषा और व्याकरण। भाषा और व्याकरण में भाषा पढ़ना है, और ये पढ़ना है कि व्याकरण। अब व्याकरण में क्या भेद होते हैं, इसमें 4 भेद होते हैं, 4 भेद एंड 5, इसके बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। इसलिए वीडियो में मिस ना करें, पूरा देखिए। इसमें मैं पूरा एक एक घूमने के बताऊंगा, पूरा अव्वल से समझाने की कोशिश करूंगा मैं, ठीक है ना। और इस चैप्टर का नोट्स इसी चैप्टर की लास्ट में मिल जाएगा। वीडियो मिस ना करें, पूरा देखिए, नोट्स मिल जाएगा लास्ट में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ लिख ले। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कर दें। देर ना करते हुए चलते हैं चैप्टर पर, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं भाषा का स्वरूप। चलिए, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रहने के लिए मनुष्य को अपने विचारों और भावों को व्यक्त करना पड़ता है तथा दूसरे व्यक्ति विचारों और भावों को समझना पड़ता है। क्या कर रहा है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रहने के लिए मनुष्य को अपने विचारों और भावों को व्यक्त करना पड़ता है तथा दूसरे व्यक्ति और विचारों को, भावों को समझना पड़ता है। इसका कहना मतलब कि मनुष्य सामाजिक प्राणी है। समाज में रहने के लिए मनुष्य को अपने विचारों और भावों को व्यक्त करना पड़ता है, मतलब किसी को बताना होता है, बोलना होता है तथा दूसरे व्यक्ति विचारों को, भावों को समझना पड़ता है। जो दूसरे लोग बोलते हैं उस भावों को समझना पड़ता है कि क्या लोग बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे। हमारे पास इन्हें व्यक्त करने के अनेक साधन हैं। हम शारीरिक, मुद्रा एवं संकेत माध्यम से मौखिक, ध्वनि तथा लिखित रूप में इन्हें व्यक्त करते हैं। इन्हें हम मतलब कि हम मानव लोग मुद्रा या वस्तु के संकेत के माध्यम से मौखिक, ध्वनि अथवा लिखित रूप में व्यक्त करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक कप चाय की अवस्था है, तो आप इसे किस भाव में व्यक्त करेंगे। इस भाव को व्यक्त करने के लिए 3 रूप में किया जा सकता है। पहला, कप या चाय की केतली पर उंगली के संकेत कर मांगना। दूसरा, मौखिक ध्वनि द्वारा कृपया मुझे एक कप चाय दीजिए। तीसरा, कागज पर लिखकर कृपया मुझे एक कप चाय दीजिए। जैसा कि मैंने आपको बोला कि
संकेत कर, मौखिक कर या लिख कर मांगना चाहे। तो यहाँ पर दिया का पहला कि कृपया चाय की केतली पर उंगली से संकेत करना, मतलब संकेतिक हुआ। दूसरा मौखिक धनबी, कृपया मुझे कप चाय दीजिए, वह मौखिक बोल कर। तीसरा कागज पर कृपया मुझे एक कप चाय दीजिए, कागज पर लिख कर बोला, यह लिखित भाषा है। पहला हुआ मौखिक संकेतिक भाषा, दूसरा मौखिक भाषा और तीसरा लिखित भाषा। 3 भाषा हुआ, समझ गए। चलिए आगे। चाय मांगने के लिए प्रथम विधि जो अपनाई उसे हम श्रेणी में नहीं रखा गया है। मतलब यहाँ पे यह बोला गया है कि चाय मांगने के लिए हम प्रथम अपनाई उसे भाषा को श्रेणी में नहीं रखा गया है, ठीक है ना। हाँ, दूसरे तीसरा स्थान में अपनाया वही भाषा अर्थात मौखिक भाषा, लिखित भाषा। मतलब जो दूसरा तीसरा में अपनाया गया है वही है भाषा, मौखिक और लिखित, मौखिक और लिखित। चलिए, दूसरे शब्दों में भावों और या विचारों को लिए उपयुक्त अर्थपूर्ण धनवी मौखिक या धनवी संकेत लिखित की अवस्था ही भाषा है। मतलब कि मौखिक जो बोल कर, लिखित जो लिख कर करता है वही जो भाषा है, ठीक है ना। चलते हैं दूसरा में मौखिक एवं लिखित भाषा। तो चलिए, भाषा अभिव्यक्ति के मुक्त 2 रूप हैं। मतलब कि भाषा को व्यक्त करने के लिए 2 रूप हैं। पहला, इसे हेडलाइन कर देता हूँ, मौखिक भाषा और लिखित भाषा, ठीक है ना। मौखिक और लिखित, मुख द्वारा उच्चारित भाषा यदि अर्थपूर्ण हो तो वह मौखिक भाषा कहलाता है। क्या बोला मैंने? मुख मतलब मुंह से द्वारा उचित भाषा, जो मुंह से बोला जाए, जो अर्थपूर्ण हो, जो अर्थपूर्ण हो वह मौखिक भाषा कहलाता है, ठीक है ना। मतलब कि जो हम मतलब मुंह से द्वारा उच्चारण करते हैं, जो अर्थपूर्ण मतलब पूरा हो, जो उसका अर्थ हो, तो उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं, ठीक है। चलिए, भाषा का यह रूप मानव को सहज ही सामाजिक वातावरण से प्राप्त होता है, ठीक है ना। मतलब कि भाषा का यह रूप मानव को सहज सामाजिक वातावरण से प्राप्त होता है, ठीक है। पढ़े लिखे या अनपढ़ इस मौखिक भाषा का प्रयोग करते हैं। मतलब कि यहाँ कहने का मतलब यह हुआ कि जो पढ़े लिखे हो या ना हो, इस मौखिक भाषा का प्रयोग करते हैं, ठीक है। हाँ, यहाँ पर एक क्वेश्चन भी बन सकता है कि मौखिक भाषा को पढ़े लिखे या अनपढ़ लोग कर सकते हैं, प्रयोग करते हैं कि नहीं भाषा बोलने में, ठीक है ना। हाँ, यह सही है कि पढ़े लिखे और अपेक्षा शुद्ध भाषा का प्रयोग करते हैं और अनपढ़ अशुद्ध का। दूसरी बात, लिखित भाषा का प्रयोग सिर्फ पढ़े लिखे लोग ही कर सकते हैं और अनपढ़ नहीं। मतलब यहाँ पर कहने मतलब यह हुआ कि पढ़े लिखे लोग या अनपढ़ लोग भाषा मतलब कि मौखिक भाषा का प्रयोग करते हैं और लिखित भाषा में सिर्फ पढ़े लिखे लोग ही भाषा का प्रयोग करते हैं और अनपढ़ नहीं, ठीक है ना। चलिए, अब यहाँ तक समझिए। मौखिक भाषा का प्रयोग पढ़े लिखे और अनपढ़ भी कर सकते हैं, मगर लिखित भाषा का प्रयोग सिर्फ पढ़े लिखे लोग ही करते हैं, अनपढ़ नहीं, ठीक है। चलिए आगे। मौखिक भाषा के द्वारा हम विचारों और भावों को स्मरण और हुबहू अधिक दिनों तक सुरक्षित नहीं रह सकते, अतः उन विचार और भावों को लिखित संकेत माध्यम से कागज पर व्यक्त करते हैं, ठीक है ना। मतलब कि यहाँ पर यह हुआ कि मौखिक भाषा द्वारा हम अपने विचारों और भावों को
मतलब हूबहू उसी जैसा अधिक दिनों तक सुरक्षित नहीं रह सकते। उन विचार भावों को लिखित भाषा में माध्यम से कागज पर व्यक्त करते हैं। ठीक है ना। या लिखित भाषा है। ठीक है, या लिखित भाषा है। ठीक है ना। लिखित भाषा सीखने की अपेक्षा दीक्षण और समय की आवश्यकता होती है। मतलब करने का मतलब यह हुआ कि लिखित भाषा को अपेक्षा सीखने की अपेक्षा से समय की आवश्यकता होती है। मतलब कि लिखित भाषा को सीखने के लिए हमें समय की जरूरत होती है, लगता है इसमें सीखने के लिए। लिखित भाषा में स्पष्ट है कि मुख द्वारा उच्चारित अर्थपूर्ण ध्वनि मौखिक भाषा है। ठीक है ना। मतलब कि मुख द्वारा उच्चारित अर्थपूर्ण ध्वनि मौखिक भाषा, मतलब कि जो हम बोलते हैं अपने मुख के द्वारा वह अर्थपूर्ण हो तो उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। और किसी प्रकृति चिन्ह द्वारा उन ध्वनि को सांकेतिक रूप में देना लिखित भाषा होता है। मतलब कि वही शब्द को हम अपने लिख कर किसी कागज पर लिख कर किसी को देना, फिर उसे पढ़ना, इसे हम लिखित भाषा कहते हैं। ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं हिंदी भाषा का परिवार। ठीक है। जिस प्रकार मनुष्य को अपना वंश और परिवार होता है, ठीक उसी तरह भाषा का भी है। नहीं समझ आया? चलिए बताते हैं। जिस प्रकार मनुष्य को अपना वंश और परिवार होता है, ठीक उसी तरह भाषा का भी है। ठीक है। किसी एक भाषा परिवार का समस्त भाषाओं का जन्म किसी एक मूल भाषा से हुआ है माना जाता है। मतलब यहाँ पर क्या कर रहा है कि किसी एक भाषा का समस्त भाषाओं का जन्म किसी एक मूल भाषा से हुआ है। ठीक है ना। मतलब कि किसी भाषा परिवार का पूरा समूह का जन्म किसी एक भाषा से हुआ है। ठीक है। जब एक जगह के निवासी दूर दराज में जाकर बसते चले गए, तब वहाँ भाषा और यहाँ का भाषा, मतलब कि इनकी भाषा के मेल से एक तीसरा विकास होती चली गई। ऐसी भाषाएं जो एक ही वंश मूल भाषा निकलकर विकसित हुए या सम्मिलित रूप में एक भाषा का परिवार कहलाती है। मतलब कि मिलकर फिर हुई है, कहलाती है। ठीक है ना। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि एक भाषा का समस्त भाषाओं जन्म किसी एक मूल भाषा से हुआ है। ठीक है ना। जब एक जगह के निवासी दूर दराज में जाकर बसते चले गए, तब वहाँ की भाषा, यहाँ पर हेडलाइन कर देता हूँ, तब वहाँ का भाषा और इनकी भाषा के मेल से एक तीसरा भाषा विकसित होती चली गई। ऐसी भाषा को हम निकालकर विकसित हुए सम्मिलित रूप में एक भाषा का परिवार कहलाती है। इसे हम एक भाषा का परिवार कहते हैं। ठीक है। यहाँ तक समझे? चलिए अब आगे। फिर कालांतर में उनके भी उप परिवार बनते चले। मतलब कि फिर कालांतर में उनके परिवार भी बनते चले गए। ठीक है। हिंदी तथा उत्तरी भारत की अधिकतर भाषाएं, यहाँ पर दिया हुआ है कि हिंदी तथा उत्तरी भारत की अधिकतर भाषाएं कौन कौन सी है, यहाँ पर दिया हुआ है। पहला सिंधी, पंजाबी, हरियाणी, गुजराती, बांग्ला, मराठी, नेपाली, विदेशी भाषा आदि अरब परिवार की भाषाएं मानी जाती है। मतलब करने का मतलब यह हुआ कि हिंदी उत्तरी भारत अधिकतर भाषाएं सिंधी, पंजाबी, हरियाणवी, गुजराती, बांग्ला, मराठी, नेपाली और विदेशी भाषा है इसमें। ठीक है ना। विदेशी भाषाएं। यदि आर्य परिवार की भाषाएं
आर्य परिवार की भाषाएं मानी गई है इसमें, मतलब कि आर्य भाषाएं की भाषाएं मानी जाती है, जिसका मूल स्रोत संस्कृत है। ठीक है, जिसका मूल स्रोत संस्कृत है। यह आश्चर्य की बात है कि संस्कृत जिस मूल भाषा से निकली है उसे हम ग्रीक, ईरानी या आदि भाषा कहते हैं। मतलब कि आश्चर्य, संस्कृत जिस मूल भाषा से निकलकर उसी से ग्रीक, ईरानी आदि भाषाएं भी विकसित हुई है। ठीक है ना, ग्रीक और ईरानी आदि और भाषा विकसित हुई है। आज इन्हीं की अनेक वंश भाषाएं अंग्रेजी, जमीन आदि हैं। अनेक वंश भाषाएं अंग्रेजी, जमीन आदि हैं। ठीक है ना, अतः इस समस्त भाषा परिवार को भारत यूरोपीय भाषा परिवार भी कहा जाता है। मतलब करने का मतलब हुआ है कि अतः इस समस्त मतलब कि पूरा भाषा परिवार को भारत यूरोपीय भाषा परिवार भी कहा जाता है। ठीक है, भारत यूरोपीय भाषा परिवार की भाषाएं भारत में बोली जाती है। मतलब कि भारत परिवार की भाषाएं भारत में बोली जाती है। ठीक है ना, भारतीय आर्य भाषाएं भी कहलाती है। ठीक है, इनमें क्रंश, वैदिक, संस्कृत, लैखिक, संस्कृत, पाली, कृत तथा उपभ्रंश है। मतलब कि इनमें वैदिक, संस्कृत, लैखिक, संस्कृत, पाली, कृत तथा उद्भव है। ठीक है ना, इन्हीं से सैकड़ों वर्षों से हिंदी भाषा का विकास हुआ। मतलब कि इसी सब भाषा से सैकड़ों वर्षों हिंदी भाषा का विकसित हुआ है। ठीक है ना, दक्षिण भारत में एक दूसरा भाषा का परिवार है। ठीक है ना, दक्षिण भारत में एक दूसरा भाषा का परिवार है। पहला, इसे हेडलाइन कर देता हूँ, द्रविड़ भाषा। दूसरा, द्रविड़ भाषा परिवार, मतलब कि दक्षिणी भारत में एक दूसरा भाषा है जिसे हम द्रविड़ भाषा परिवार कहते हैं। ठीक है, इसकी भाषाएं तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयाना संपूर्ण विश्व में भारत यूरोपीय और द्रविड़ भाषा परिवार के अतिरिक्त में भाषा परिवार है, अनेक परिवार है। ठीक है ना, मतलब कि तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयाना संपूर्ण विश्व में भारत यूरोपीय द्रविड़ भाषा परिवार के अतिरिक्त में रखा गए अनेक भाषाएं परिवार है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट, हिंदी एवं अनाधुनिक भाषाएं, आर्य भाषाएं। आधुनिक भारतीय भाषाओं का उद्भव उपभ्रंश से हुआ है। मतलब कि हिंदी भाषाओं का उद्भव उपभ्रंश से हुआ है। ठीक है ना, उपभ्रंश से हुआ है। आधुनिक प्राचीन आधुनिक भारतीय भाषाओं का उद्भव उपभ्रंश से हुआ है। यह लगभग 500 से 1000 BC में हुआ था। मतलब कि यह आधुनिक भारतीय भाषाओं का उपभ्रंश लगभग 500 से 1000 ईस्वी में बीच में हुआ था। ठीक है ना, उस समय इसके कई रूप प्रचलित थे। ठीक है ना, उस समय इनके कई रूप प्रचलित थे। सौर, सैनी, मराठी,
मगधी आदि, मतलब कि उस समय इस भाषा का कई परिचित रूप थे, जिसे हम शेरनी, महाराष्ट्री, मागधी आदि नाम से जानते हैं। ठीक है ना। इन्हीं भाषाओं का अन्य भाषाएं निकली है। उपभ्रंश जनसाधारण की भाषाएं पाली एवं प्राकृत विकसित हुई है और पाली प्राकृत वैदिक संस्कृत है। मतलब कि यहाँ पे करने का मतलब क्या हुआ कि पाली एवं प्राकृत से विकसित हुए, पाली एवं प्राकृत से विकसित हुए और इसे हम पाली प्राकृत वैदिक संस्कृत कहते हैं। ठीक है। आर्य भाषा परिवार की आधुनिक भारतीय भाषाओं में प्रमुख है हिंदी। ठीक है ना। प्रमुख है हिंदी, गुजराती, मराठी, सिंधी, पंजाबी, बांग्ला, असमिया और उड़िया। ठीक है ना। मतलब ये आर्य भाषा परिवार की आधुनिक भारतीय भाषाओं में प्रमुख है। पहला हिंदी, गुजराती, मराठी, सिंधी, पंजाबी, बांग्ला, असमिया और उड़िया। ठीक है ना। संस्कृत से विकसित होने वाले इन कारण भाषाओं में संस्कृत का बहुत अधिक प्रभाव है। मतलब कि विकसित होने के कारण, मतलब कि संस्कृत से विकसित होने के कारण इन भाषाओं में संस्कृत में बहुत अधिक प्रभाव है। साथ ही साथ द्रविड़ भाषा परिवार का भी इन भाषाओं पर प्रभाव और द्रविड़ भाषाओं परिवार का संस्कृत का है। ठीक है ना। मतलब कि साथ ही साथ द्रविड़ भाषा परिवार का भी इन भाषाओं पर, मतलब द्रविड़ भाषा के परिवार का भी इन भाषाओं में प्रभाव, मतलब महत्व है और द्रविड़ भाषा परिवार का संस्कृत है। ठीक है ना। आज के लिए इतना ही। जहाँ तक मैंने पढ़ाया यहाँ तक के नोट्स एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। चलिए ये नोट्स को आप सब रिवाइज कर लीजिएगा। मैं बता देता हूँ। जहाँ तक मैंने पढ़ा हिंदी एवं अन्य आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं, यहाँ तक नोट्स लिखवा देता हूँ। 9, 10, 11, 12 सभी के लिए नोट्स है। चलिए पहला भाषा का क्षेत्रीय एवं स्वरूप। चलिए भाषा का स्वरूप, हम शारीरिक रूप, मुद्रा या वस्तु संकेत के माध्यम से हम या मौखिक, ध्वनि अथवा लिखित रूप में इन्हें व्यक्त करते हैं। मतलब कि भाषा का स्वरूप जिसे हम शारीरिक, मुद्रा या वस्तु संकेत के माध्यम से या मौखिक, ध्वनि अथवा लिखित रूप में इन्हें व्यक्त करते हैं। जैसे मैंने बताया कि आपको एक कप चाय की जो अवस्था है, मतलब जो पीने की है, तो आप कैसे मांगेंगे, इसे हम व्यक्त करिए वाक्य में के भाव में। विचार या इच्छा को 3 भागों में दिया गया है। ठीक है ना। तीन भागों में दिया गया है, व्यक्त किया जा सकता है। पहला, कप या चाय की केतली और उंगली करके इशारा कर मांगना। कप या चाय की केतली की और उंगली कर संकेत का मांगना। जैसे कि मैंने पहले संकेत बात थी, संकेतिक है। दूसरा, मौखिक ध्वनि द्वारा, कृपया मुझे एक कप चाय दीजिए, तो ये हुआ मौखिक मतलब बोलकर। ठीक है ना। तीसरा, कागज पर लिखकर, कृपया मुझे एक कप चाय दीजिए, तो वह हुआ लिखित भाषा। पहला कौन कौन बताया मैंने, संकेतिक,
कप या चाय की केतली की ओर उंगली कर संकेत करना सांकेतिक भाषा। ये क्वेश्चन भी बन सकता है। मौखिक भाषा, कृपया मुझे एक कप चाय दीजिए। लिखित भाषा, कृपया मुझे एक कप चाय दीजिए। तो यहाँ पर पूछेगा कि भाषा कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर तीन भाषा बोल सकते हैं। पहला संकेत भाषा, दूसरा मौखिक भाषा, तीसरा लिखित भाषा। संकेत भाषा हुआ कि संकेत कर मांगना, मौखिक भाषा जिसे बोल कर मांगना, लिखित भाषा जिसे हम लिख कर मांगना। ठीक है ना। चलिए अब आगे भाषा का मौखिक एवं लिखित भाषा। ठीक है ना। मौखिक एवं लिखित भाषा। भाषा अभिव्यक्त करने का दो रूप है, पहला मौखिक, दूसरा लिखित। ठीक है ना। तो मौखिक, मुख द्वारा उच्चारित भाषा आदि अर्थपूर्ण हो तो वह मौखिक भाषा कहलाता है। जैसा कि मैंने वीडियो में बताया था आप सबको कि मौखिक भाषा कि हम अपने द्वारा उच्चारित भाषा बोलते हैं तो वह अगर अर्थपूर्ण मतलब पूरा सही हो तो उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। यहाँ पर एक नोट्स दिया गया है मेन पॉइंट, भाषा का यह रूप मानव कौशल एवं सामाजिक वातावरण से प्राप्त होता है। मतलब कि यह रूप हम मानवों को सामाजिक वातावरण से प्राप्त होता है। ठीक है ना। यहाँ पर एक क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है ना, कि पढ़े लिखे या अनपढ़ इस भाषा का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर उत्तर हाँ, यह सही है कि पढ़े लिखे लोग की अपेक्षा से शुद्ध भाषा का प्रयोग होता है और अनपढ़ से अशुद्ध मतलब कि मौखिक भाषा का प्रयोग पढ़े लिखे लोग भी कर सकते हैं और अनपढ़ भी। ठीक है ना। पढ़े लिखे लोग शुद्ध की बात तुम करते हैं और अनपढ़ अशुद्ध की भाषा प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। एक और क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है, पढ़े लिखे अनपढ़ इन भाषाओं का प्रयोग करते हैं मतलब कि लिखित भाषा का प्रयोग। तो यहाँ पर आप पूछ सकते हैं कि लिखित भाषा का प्रयोग सिर्फ पढ़े लिखे लोग ही करते हैं और अनपढ़ नहीं, मतलब कि लिखित भाषा का प्रयोग पढ़े लिखे लोग ही करते हैं और अनपढ़ नहीं। ठीक है ना। नेक्स्ट, हिंदी भाषा का परिवार। भाषा परिवार का समस्त भाषाओं का जन्म किसी एक मूल भाषा से हुआ ऐसा माना जाता है। मतलब कि भाषा परिवार समस्त भाषाओं का जन्म किसी एक मूल भाषा से हुआ है। ठीक है ना। उसी को ऐसा माना जाता है। ठीक है ना। जब हम एक जगह के निवासी दूर दराज में जाकर बसते चले गए तब वहाँ और इनकी भाषा से मिल कर एक तीसरी भाषा विकसित हुआ। मतलब कि जब यहाँ की भाषा और वहाँ की भाषा मिल गई तो एक तीसरी भाषा विकसित हुई है। तीसरी भाषा विकसित हुई है। ठीक है ना। ऐसी भाषाएं जो एक ही वंश से निकल कर विकसित हुए सम्मिलित हुई है एक भाषा परिवार कहलाती है। ठीक है ना। करने का मतलब यह हुआ कि ऐसी भाषाएं जो एक ही वंश मूल भाषा से निकलकर विकसित हुए सम्मिलित रूप से एक ही भाषा के परिवार कहलाती है। ठीक है ना। फिर कालांतर में इनके भी उपपरिवार है, मतलब कि इनके उपपरिवार हैं कालांतर में। ठीक है ना। मतलब यहाँ पर हिंदी भाषा का परिवार या करने का मतलब यह हुआ कि हिंदी भाषा का जन्म किसी एक मूल भाषा का से हुआ है। मतलब हिंदी समस्त भाषाओं का जन्म किसी एक भाषा से हुआ ऐसा माना जाता है। जब हम निवासी दूर दराज में जाकर बस जाते मतलब दूर जाकर तब वहाँ की भाषा और यहाँ की भाषा से मिलकर
तीसरी भाषा विकसित हुई है, होती चली गई है। ऐसी भाषाएं जो एक ही वंश से मूल भाषा से निकलकर विकसित हुए सम्मिलित रूप से एक भाषा का परिवार कहलाती है। फिर कालांतर में उनके उपपरिवार मतलब आगे जाकर इनके उपपरिवार बनते चले गए हैं। ठीक है ना। हाय मतलब मैं ऐसा करता हूँ कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, यहाँ तक कि आप नोट्स लिख सकते हैं। ठीक है ना। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जल्दी से लिख लीजिए। चलिए अब हम आगे चलते हैं। चलिए, हिंदी भाषा परिवार का इसी में दिया गया है। ठीक है ना। हिंदी भाषा में नियम दिया गया है। हिंदी तथा उत्तरी भारत की अधिकतर भाषाएं। नेक्स्ट पॉइंट, हिंदी तथा उत्तरी भारत की अधिकतर भाषाएं सिंधी, पंजाबी, हरियाणवी, गुजराती, बांग्ला, मराठी, नेपाली, विदेशी भाषा आर परिवार की भाषाएं मानी जाती है। मतलब कि सिंधी, पंजाबी, हरियाणवी, गुजराती, बांग्ला, मराठी, नेपाली और विदेशी भाषा आर तथा परिवार की भाषाएं मानी जाती है। ठीक है ना। जिसका मूल स्रोत संस्कृत है, जिसका मूल स्रोत संस्कृत है। संस्कृत जिस मूल शब्द से निकलकर उसी से एक ग्रीक, ईरानी आदि भाषाएं विकसित है। मतलब कि इन्हीं भाषा से ग्रीक, हेडलाइन कर देता हूँ यहाँ पर, ग्रीक, ईरानी आदि भाषाएं भी विकसित हुई है। अतः इसे पूरे भाषा परिवार को भारत यूरोपीय भाषा भी कहा जाता है। इस पूरे भाषा परिवार को भारत यूरोपीय भाषा भी कहा जाता है और इसी से सैकड़ों वर्षों में हिंदी भाषा का विकसित हुआ है। मतलब कि इसी से सैकड़ों वर्षों में हिंदी भाषा का विकसित हुआ है। ठीक है ना। चलिए, दक्षिण भारत की भाषाएं। दक्षिण भारत में एक दूसरा भाषाएं का परिवार है। ठीक है। द्रविड़ भाषा परिवार, मतलब कि दक्षिण भारत में एक दूसरा भाषा भी है जिसे हम द्रविड़ भाषा परिवार कहते हैं। इसकी भाषाएं तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम है। मतलब कि दक्षिणी भारत की दूसरा भाषा जिसे हम द्रविड़ भाषा कहते हैं, इनकी भी भाषाएं हैं जो तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम है। ठीक है ना। हिंदी भाषाएं अन्य आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं। नेक्स्ट पॉइंट का, आधुनिक भारतीय वर्षों में उद्भव से हुआ है। मतलब कि आधुनिक भारतीय वर्षों में उद्भव से हुआ है। ठीक है ना। यह लगभग 500 से 1000 ईस्वी के बीच हुआ था। मतलब कि यह लगभग 500 से 1000 के बीच में हुआ था। आर्य भाषा परिवार की आधुनिक भारतीय भाषाओं का प्रमुख है हिंदी, गुजराती, मराठी, सिंधी, पंजाबी, बांग्ला, असमिया और उड़िया है। ठीक है ना। मतलब कहने का मतलब यह हुआ कि आधुनिक भाषाओं का उद्भव से हुआ है। मतलब उपभन से हुआ है। यह लगभग 500 से 1000 ईस्वी के बीच में हुआ है। कब हुआ है? 500 से 1000 ईस्वी के बीच में हुआ है। आर्य भाषा की परिवार आधुनिक भारतीय भाषाओं में प्रमुख है, जिनमें हिंदी, गुजराती, मराठी, सिंधी, पंजाबी, बांग्ला, असमिया और उड़िया है। ठीक है ना।
यहाँ इसको भी आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाय तो मैं ऐसा करता हूँ कि आप सबको वीडियो समझ में आया होगा। इसके आगे वाले वीडियो में मतलब नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा आप सबको हिंदी का आधुनिक रूप, दूसरा हिंदी का क्षेत्र एवं बोलियां, तीसरा भाषा और व्याकरण। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम सब पढ़ेंगे हिंदी का आधुनिक रूप, हिंदी का क्षेत्र एवं बोलियां, तीसरा भाषा का व्याकरण। सभी एक तीनों सभी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है ना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।